गुड नॉन स्टूडेंट्स। इस तरह से अब हम इसके कृतिका के पाठ 2 के मेरे संग की औरतें उसके अगले भाग का अध्ययन करते हैं। तो आइए उसके आगे के पार्ट्स को देखते हैं। देखिए, लेखिका कहती है, खैर इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तहान में बैठने से रोक दिया गया था। लेखिका कहती है, मेरी माँ की शादी एक ऐसे अच्छे और पढ़ने में तेज लड़के से हुई कि वो भी, चूँकि आज़ादी का सिपाही वो भी था ही, इसीलिए उसे तत्कालीन अंग्रेज़ सरकार ने ICS के एग्ज़ाम में बैठने से रोक दिया था, जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धेला एक नहीं था। यानी उसके पास उसके पुरानी संपत्ति भी नहीं थी। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। लेखिका कहती है कि शायद इस तरह का जीवन जीने की मेरी माँ की इच्छा नहीं रही होगी, लेकिन गांधी जी के सिद्धांत और उनसे मिलते हुए मेरे माँ के सिद्धांतों के कारण मेरी माँ को सादा जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ा। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती थी। यानी लेखिका की माँ जो है वो खद्दर की साड़ी पहनती थी और खद्दर की साड़ी इतनी भारी, मतलब वजन होती थी कि उसकी माँ जब पहनती थी उसे तो उसकी कमर जो है वो दर्द करने लगती थी। रात रात भर जाग कर उसे पहनने का अभ्यास करती, जिससे दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़े। लेखिका की माँ उस खद्दर की साड़ी चूँकि मोटी होती थी तो उसे पहनने का रात रात भर जाग कर उन्हें अभ्यास करना पड़ता था कि जिससे कहीं ऐसा ना हो कि जब सुबह हो और लोग देखें तो वो ये कहें कि इनको साड़ी पहनना भी नहीं आता। वे कुछ ऐसी नाजुक थीं कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोंछी और छींके पर टांग दी। लेखिका कहती है कि मेरी माँ शरीर से अत्यधिक कोमल थी और उनकी कोमलता को देखकर ही मेरी दादी ने कहा था कि मेरी बहू तो इस तरह है कि उसको जैसे धोया पोंछा और उठा करके हमने उसको छींके पर टांग दिया। अर्थात माँ को, लेखिका कहती है कि मेरी माँ को कोई काम नहीं करना पड़ता था, इसीलिए वह अत्यधिक कोमल थी और सुकुमार थी। गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छींके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। लेखिका कहती है कि यह भी अच्छा ही था कि जैसे दादी ने कहा कि छींके पर टांग दी, तो किसी ने उन्हें छींके से उतारने का प्रयास नहीं किया था। अर्थात कोई उन्हें कोई काम करने के लिए नहीं कहता था। क्यों नहीं की, उसकी 2 वजह थी, और शायद ऐसा उन लोगों ने क्यों नहीं किया था उसके 2 कारण लेखिका बता रही है। पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम वासिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों के से खासे अभिभूत थे और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे, क्योंकि लेखिका के नाना जो हैं वो साहबजादे थे, यानी साहबों की हाँ में हाँ मिलाने वाले थे। इसलिए ठीक है ना, उसकी बेटी को यानी लेखिका की माँ को किसी ने काम करने के लिए नहीं किया। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे रंग ढंग पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज़ थे। लेखिका कहती है कि मेरे नाना जी जो थे वो केवल जात से हिंदुस्तानी थे, यानी उनका जन्म हिंदुस्तान में हुआ था, लेकिन चेहरे मोहरे रंग ढंग पढ़ाई लिखाई उनकी सारी अंग्रेज़ों के समान ही हुई थी। मज़े की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेज़ों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। लेखिका कहती है कि यह भी एक अजीब सी बात थी कि जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे हमारे देश के, भारत के लोग, वह ही अंग्रेज़ों की प्रशंसा करते थे। गांधी नेहरू हों या मेरे पिताजी के घर वाले, चाहे मेरे पिताजी के घर वाले हों, गांधी जी हों अथवा नेहरू जी हों, ये सब अंग्रेज़ों की प्रशंसा किया करते थे। भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहा। मेरा भले लड़का, लड़का जो है वह भले ही आज़ादी की लड़ाई लड़ता रहे और अपनी जेब खाली करता रहे, लेकिन शोहरत सिर करता रहे। लेकिन शोहरत का मतलब है कि वो प्रशंसा तारीफ़ लेता रहे। दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था, लेकिन
लेखिका कहती है कि मेरे पिताजी के ऊपर जो दबदबा था वो हमारे साहबगिरी करने वाले नाना जी का ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिरफिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी, उससे रोमांच क्या कोई परिकथा होती। फिर लेखिका कहती है कि एक आन बान शान यानी जिनके पास सब कुछ था, धन संपत्ति थी और शान शौकत भी थी, ऐसे साहब ने एक आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले सिरफिरे लड़के को अपनी एक कोमल लड़की सौंप दी थी, जिसकी कोई रोमांचक कथा तो नहीं होनी थी बल्कि उसके लिए एक कहानी बनी। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी हुए रोमांचक उपकथाएं थी। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश, क्योंकि नानी लेखिका की जो थी वो पर्दा नशीं महिला थी, किसी से बातें नहीं करती थी, लेकिन उनकी जो अंत में इच्छा हुई और उनकी इच्छा को नाना जी ने भी रजामंदी दे दिया, ये उस रोमांचक कहानी की उपकथाएं जैसी थी, जो कहानी के तिलिस्म को और गाढ़ा बना चुकी थी, जो लेखिका कहती है जो मेरी माँ की कहानी को और अधिक अच्छा आकार दे चुकी थी। दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी और दूसरा कारण था माँ की अपनी शख्सियत, मतलब उनके अपने आचार विचार। उनमें खूबसूरती, नज़ाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस घुली घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। लेखिका कहती है कि मेरी माँ सुंदर थी, कोमल थी, गैर दुनियादारी से उसे कोई मतलब नहीं था और ईमानदारी तथा निष्पक्षता की वे साक्षात मूर्ति थी, जिससे ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे वे पारिजात वृक्ष के समान हो। उनसे कोई ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था, कोई भारी काम उनसे करवाने के लिए कोई सोचता भी नहीं था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी जवानी राय जरूर मांगी जाती थी, लेकिन चूंकि वो ईमानदारी और निष्पक्षता से अपना निर्णय देती थी, इसीलिए लोग अगर कोई अच्छा काम या ठोस काम करते थे तो उनकी राय जरूर लेते थे और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। और मेरी माँ जिस तरह की राय दे देती थी, उस राय को लोग पत्थर की लकीर मानकर उसका पालन भी करते थे। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। यानी लेखिका कहती है कि मेरी दादी कई बार इस तरह कहा करती थी कि हम हाथी से हल नहीं जुतवाते, हमारे पास हल जुतने के लिए बैल हैं। बचपन ही मुझे, तो इसका मतलब है कि लेखिका की दादी यह कहती थी कि हम अपनी इतनी कोमल बहू से काम नहीं करवाते हैं, हमारे पास काम करने के लिए अन्य लोग हैं, नौकर चाकर हैं। बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था, जब देखा था कि हम बच्चों की ममतालु परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। लेखिका कहती है कि इस जुमले को मैं बचपन में ही जान चुकी थी कि इसका भावार्थ क्या है या ये किस अर्थ में कहा गया है, क्योंकि लेखिका कहती है कि मैंने देखा कि हम नन्हे बच्चों की परवरिश में माँ तो हमें प्रेम से परवरिश देती ही थी, उसके सिवा घर के सभी लोग बड़ी सावधानी पूर्वक और प्रेम पूर्वक हम बच्चों की परवरिश कर रहे थे। दादी और उनकी जिठानियाँ ही नहीं, खुद मर्जात पिताजी भी, दादी और उनकी जिठानियाँ ही हम बच्चों की अच्छी परवरिश नहीं करती थी, बल्कि जो घर के पुरुष थे वो भी उसमें तल्लीन रहते थे। पर ठोस काम न करने का एक मतलब यह मतलब नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था। लेखिका कहती है कि लेकिन ठोस काम न करने का मतलब यह नहीं हो सकता था कि हमारी माँ आज़ादी नहीं चाहती थी, वह भरपूर था। यानी हमारी माँ के हृदय में आज़ादी का जुनून पर्याप्त मात्रा में था और अपने तरीके से वे उसे भरपूर निभाती रहीं और वे अपनी तरीके से उस आज़ादी का पालन भी करती रहीं। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए। लेखिका कहती है कि स्वाभाविक है, यदि आज़ादी प्राप्त करने का जुनून हो तो हमें उसे आज़ादी के साथ ही निभाना भी चाहिए। स्वतंत्रतापूर्वक किसी के कार्यों में या अधिकारों में हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जिस तिस से पूछकर उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। और उस
आज़ादी को निभाने का जो स्वतंत्रता पूर्वक तरीका है उसे किसी से पूछ कर नहीं बल्कि अपने तरीके से स्वयं सोच समझकर उसका पालन करना चाहिए। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया, ना उन्होंने कभी हमें लाड़ किया, ना हमारे लिए खाना पकाया और ना अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। लेखिका कहती है जैसी सामान्य माताएं करती हैं कि वो बच्चों को लाड़ प्यार से पालती हैं, खाना बनाना सिखाती हैं, किस तरह से तुम अच्छी पत्नी बन सकती हो, किस तरह से एक अच्छी बहू बन सकती हो, इस तरह की जो सीख देती हैं। लेखिका कहती है कि मेरी माँ ने हमारे साथ ऐसा कभी नहीं किया। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वह घर बार नहीं संभाल पाती थी। लेखिका की माँ चूँकि अक्सर बीमार रहती थी, इसलिए शायद वह घर के कार्यों को उतनी मुस्तैदी से नहीं कर पाती थी, पर उसमें ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था और ज़्यादा कारण यह भी था कि उन्हें घर के कार्यों में रुचि नहीं थी। उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और वह सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। लेखिका कहती है कि मेरी माँ का ज़्यादातर समय किताब पढ़ने में व्यतीत होता था और यदि उससे कुछ समय बचता भी था तो वह संगीत में सुनने में उनका व्यतीत हो जाता था, और यह कार्य भी वह अपने बिस्तर पर लेटे ही लेटे किया करती थी। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें ना नाम धरते थे, ना उनसे आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। फिर भी लेखिका कहती है कि हमारे दादा दादी जो थे वो अन्य सदस्य उन्हें ना नाम धरते थे, अर्थात उन्हें काम करने के लिए ना तो कहते थे अथवा ना नाम लेके उन्हें पुकारते थे, और ना उन्हें आम महिलाओं की तरह उनसे काम करने की अपेक्षा ही करते थे कि ये इस तरह काम करेंगी। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी, लेकिन लोग उन्हें इतना सम्मान क्यों देते थे? लेखिका कहते हैं यह मेरी समझ में नहीं आ रहा था, जबकि ना तो वह एक पत्नी का, ना तो माँ का और ना ही एक बहू के जो सामान्य कार्य हैं मेरी माँ उनका पालन भी नहीं करती थी। साहबी खानदान के रोब के अलावा मेरी समझ में दो कारण आए। क्योंकि मेरे नाना साहबी खानदान के थे, इसलिए शायद एक कारण ये रहा हो, अथवा लेखिका कहती है कि इसके अतिरिक्त मुझे दो कारण और भी आ रहे हैं समझ में, शायद वो रहे हों। जैसे पहला है, वह कभी झूठ नहीं बोलती थी। लेखिका कहती है कि मेरी माँ कभी झूठ नहीं बोलती थी, इसीलिए शायद लोग उसे हट करके मानते थे कि ये सबसे हट कर है। और दूसरा कारण है कि वह एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी, अर्थात उनके अंदर चुगलखोरी नहीं थी। एक की बात को सुन करके उसे दूसरे से बताना यह भी उनकी आदत में शामिल नहीं था। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था, दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती। लेखिका कहती है कि पहले गुण के कारण, झूठ न बोलने के कारण घर वाले उन्हें सम्मान से देखते थे, उनका आदर करते थे, और दूसरा जो कि वो चुगलखोरी नहीं करती थी, इसके कारण बाहर वाले भी उनसे दोस्ती करते थे और अपनी बातों को उनसे साझा किया करते थे। दोस्त वह हमारी भी थी, माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। लेखिका कहती है कि मेरी माँ मेरे लिए भी एक दोस्त की ही तरह थी, क्योंकि माँ जो है वो मेरे लिए माँ की भूमिका तो नहीं निभा पा रही थी, लेकिन हमारे पिताजी हमारे लिए माँ की भूमिका निभा देते थे। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है। लेखिका कहती है कि जब मैं छोटी थी तो हमारे घर अगर कोई चिट्ठी आती थी तो उसको माँ जब पढ़ती थी तो उनसे कोई यह नहीं पूछता था कि उस चिट्ठी में क्या लिखा है, किसने भेजा है, ये सारी बातें मेरी माँ से पूछी नहीं जाती थी। बस बच्चों, इस पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में हम इसके अगले पार्ट का अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक यू। यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे नया वीडियो अपलोड होते ही उसकी सूचना आपको मिल जाए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, जिससे आपके दोस्त भी इससे लाभ ले सकें। धन्यवाद।